नमस्कार स्टूडेंट्स। अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के पिछले वीडियो पार्ट 4 में हमने इसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये कहाँ पर लागू होता है और इसके डेफिनेशन क्लोज पे अध्ययन किया था। आज इसके चैप्टर में हम देखेंगे इसका महत्वपूर्ण सेक्शन 3 एडमोनिशन यानी भर्त्सना पर छोड़ना इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसपे जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन परीक्षा में और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और हायर जुडिशरी में भी आता है। सामान्यतः हम इसमें सीआरपीसी का एक बैकग्राउंड लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 235, 248 और 255 यानी सीआरपीसी के सेक्शन 235 में जब सेशन ट्रायल पूरी हो जाती है, दोनों पक्षकार के साक्ष्य लेने के पश्चात आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, बहस हो जाती है, उसके पश्चात न्यायालय क्या करता है, या तो उसे दोष सिद्ध करता है यानी उसको कन्विक्ट करता है, या उसे दोष मुक्त करता है, एक्विटल करता है, दोष मुक्ति करता है। अर्थात न्यायालय को लगता है कि उन्होंने अपराध किया है तो उसे सजा देता है, और अपराध होना नहीं पाया गया है तो उसे क्या करते हैं, दोष मुक्त कर देते हैं। तो 235 में सेशन न्यायालय द्वारा पनिशमेंट किया जाता है ट्रायल के पश्चात, और वारंट केसेस में सेक्शन 248 में दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है। उसी प्रकार शमन मामलों में 255 में दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है। इन सब तीनों ही सेक्शन में एक कॉमन बात आती है कि न्यायालय जब किसी अपराधी को दोषी ठहराता है तो वह सीआरपीसी के सेक्शन 360 पर विचार नहीं करता है तो अपराधी को दोषी ठहराएगा। अर्थात न्यायालय जब निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जो दंडनीय है, अगर वो सीआरपीसी के 360 का मतलब अपराधी को भर्त्सना पर या सदाचरण की परीक्षा पर नहीं छोड़ता है तो उसे दंडादेश देगा। यानी इस अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का सिमिलर सेक्शन सीआरपीसी में है 360। यानी न्यायालय ने किसी अपराधी को दोषी ठहराया और दोषी ठहराने के पश्चात यदि वो सीआरपीसी के सेक्शन 360 पर अपराधी को परीक्षा और भर्त्सना पर नहीं छोड़ता है तो उसे दंडादेश देगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय विचारण करने के पश्चात अगर वो अपराधी को परिवीक्षा का लाभ देता है तो उसे दंडादेश न देकर के प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये परिवीक्षा के जो संबंधी प्रावधान है वो इस अपराधी परिवीक्षा अधिनियम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में है। धारा 3 में भर्त्सना यानी एडमोनिशन के बारे में प्रावधान किया गया है, और सेक्शन 4 जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है प्रोबेशन, सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आपने आंसर नहीं दिया है। उस क्वेश्चन के आंसर मेरे पिछले वीडियो में ही मिलेंगे। पिछले जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के वीडियो है उसमें उसके आंसर मिलेंगे, जरूर देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट चैप्टर धारा 3। इस अधिनियम की सेक्शन 3 में ऐसे अपराधियों को भर्त्सना यानी एडमोनिशन पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो सामान्यतः क्या है भर्त्सना? क्या है भर्त्सना? का तात्पर्य है कि किसी भी अपराधी को लताड़ लगाना, डांट फटकार लगाना और चेतावनी देकर के छोड़ देना। जब कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध करता है और अपराध तुच्छ प्रकृति का है तो न्यायालय उसे चेतावनी देकर के, डांट फटकार लगा करके, और ये कहता है कि आगे से अपराध मत करना। यदि आप आगे से अपराध करते हो तो विधि द्वारा दंडित किया जाएगा, विधि के अनुसार आपको सजा दी जाएगी और आपको कारावास में भेज दिया जाएगा। ऐसी डांट फटकार, लताड़ लगा करके, चेतावनी दे करके, समझा बुझा करके उसको छोड़ा जाता है। उसे यह कहा जाता है कि एडमोनिशन यानी भर्त्सना पर छोड़ दिया गया है। धारा 3 में इस अधिनियम में यही प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 3 की जो मुख्य हेडिंग है वो ये है कि कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात
छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। पावर टू कोर्ट रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, यानी न्यायालय कुछ अपराधों में अपराधी को भर्त्सना पर छोड़ सकता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि धारा 3 में किसी भी अपराधी को एडमोनिशन पर यानी भर्त्सना पर छोड़ने की शक्ति किसकी है? न्यायालय की है। तो न्यायालय ऐसे कौन से अपराध है जिसमें धारा 3 के तहत इस अधिनियम के तहत भर्त्सना का यानी लाभ देकर के उसे छोड़ सकता है? यदि कोई धारा 3 के अनुसार यदि कोई ऐसा अपराधी है जिसने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379, 380, 381 यानी थेफ्ट से रिलेटिंग जो ऑफेंस है भारतीय दंड संहिता में चोरी से संबंधित अपराध है 379, 380, 381, इसमें चोरी से संबंधित जो अपराध है उसके दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो किसी भी अपराधी ने इन तीनों धाराओं के तहत कोई चोरी से रिलेटेड कोई अपराध किया है तो न्यायालय उसे भर्त्सना पर छोड़ सकता है। तो पहला पॉइंट, आईपीसी में चोरी से संबंधित अपराध अगर कोई अभियुक्त करता है तो न्यायालय उसे भर्त्सना पर यानी एडमोनिशन पर छोड़ सकता है। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरे पॉइंट में सेक्शन 404 यानी सेक्शन 404 सेक्शन 404 में आपराधिक दुर्विनियोग यानी किसी भी संपत्ति का अगर कोई व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग करता है तो उस पर भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है। आपराधिक दुर्विनियोग का मतलब किसी भी व्यक्ति की दूसरे की जो चल संपत्ति थी और उस संपत्ति को अपने लिए उसका यूज कर लिया है तो वो क्या होता है? आपराधिक दुर्विनियोग माना जाता है। तो किसी भी एक्यूज ने आईपीसी की धारा 404 में आपराधिक दुर्विनियोग का कोई अपराध किया है तो न्यायालय उसे भर्त्सना पर छोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा बिंदु है जिस पर न्यायालय भर्त्सना पर छोड़ सकता है, सेक्शन 420 चीटिंग, छल। आईपीसी की धारा 420 में यदि किसी अभियुक्त ने छल का अपराध किया है तो न्यायालय ऐसे अपराध में अभियुक्त को भर्त्सना पर यानी एडमोनिशन पर छोड़ सकता है। चीटिंग यानी छल का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति धोखे से दूसरे को किसी संपत्ति को या कोई मूल्यवान प्रतिभूति को दूसरे अन्य व्यक्ति को देने के लिए उत्प्रेरित किया है तो वो चीटिंग होगा, छल होगा और इनमें न्यायालय क्या कर सकता है? भर्त्सना पर छोड़ सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कि ये जो अपराध है पार्टिकुलर ये न्यायालय ने सेक्शन बता दिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 1860 या उस समय लागू विधि तत्समय प्रवर्त विधि के तहत कोई भी अपराध करता है यानी आईपीसी और इन्फोर्सेबल कोई भी लॉ है एट ए टाइम उसके तहत ऐसा कोई अपराध करता है जिसके लिए 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से कम दंड से दंडनीय है तो न्यायालय उसे दंड देने के बजाय या इसी अधिनियम का सेक्शन 4 में प्रोबेशन पर छोड़ने के बजाय भर्त्सना पर छोड़ सकता है। उसे भर्त्सना का एडमोनिशन का लाभ देकर के उसे छोड़ सकता है। स्टूडेंट्स, मैं सामान्य शब्दों में रिवाइज करता हूं। अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 में एडमोनिशन यानी भर्त्सना पर छोड़ने का प्रावधान है। न्यायालय किन अपराधियों को भर्त्सना का लाभ देकर के दंड देने के बजाय उसे भर्त्सना पर छोड़ सकता है? यदि अभियुक्त ने आईपीसी में 379, 80, 81 के तहत चोरी का अपराध किया हो या भारतीय दंड संहिता की धारा 404 के तहत आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया हो या उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत छल का अपराध किया हो या फिर भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी भी विधि, अन्य विधि का मतलब जैसे एनडीपीएस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, अन्य कोई भी जो स्पेशल लॉज है बना हुआ है या लोकल लॉज बना हुआ है उसके तहत 2 वर्ष तक के दंडनीय अपराध किया है तो उसे न्यायालय क्या करेगा? दंड देने के बजाय चेतावनी देकर के, डांट फटकार लगा करके भर्त्सना पर छोड़ सकता है। एक चीज आपने नोट करना स्टूडेंट्स कि पहले दूसरे 3 पॉइंट हम देखा था कि इनमें आईपीसी के सेक्शन बता दिए गए हैं, चोरी से, आपराधिक दुर्विनियोग के और चीटिंग के, और तत्पश्चात दूसरे में लिख दिया कि 2 वर्ष से कम दंडनीय अपराध है। क्यों? क्योंकि चोरी में इसमें 3 वर्ष की सजा है, इसमें 7 वर्ष की सजा है और 420 और 404 में 2 वर्ष से अधिक की सजा है। यानी सामान्य शब्दों में 2 वर्ष से इनकी अधिक की सजा का प्रावधान है। इसीलिए
इसमें इन सेक्शन को तो बता दिया गया है कि चाहे अधिक सजा का प्रावधान है, न्यायालय अपराध की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात भी परिवीक्षा का लाभ दे सकते हैं। और इन सेक्शन के अलावा आईपीसी या अन्य विधि के तहत कोई भी सेक्शन है तो उसमें यदि उसमें दंडादेश 2 वर्ष या उससे कम है तो ही बरसना पर छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। इंटरप्रिटेशन निर्वचन का नियम है, एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। यानी यहाँ पर इन सेक्शन का क्या कर दिया गया, स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि ये सेक्शन होंगे चाहे इसमें 2 साल की अधिक सजा का प्रावधान है, और दूसरे का अपवर्जन का मतलब दूसरे अपराध 2 वर्ष से कम के होने चाहिए। तो न्यायालय चोरी से संबंधित अपराध, आपराधिक दुर्विनियोग, छल या 2 वर्ष या उससे कम के जो अपराध है उन अपराधों में बरसना पर छोड़ सकता है दंड देने के बजाय, या सेक्शन 4 का लाभ देने के बजाय उसे बरसना पर छोड़ सकता है। जब न्यायालय किसी भी ऐसे अभियुक्त को जिसे एडमोनिशन पर छोड़ता है तो किन परिस्थितियों पर, किन बातों पर विचार करेगा, अपन डिस्कस करते हैं। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसमें बरसना पर छोड़ा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यायालय देखेगा कि ऐसा अभियुक्त पहले दोष सिद्ध नहीं हुआ हो, प्रीवियस कन्विक्शन, यानी ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध पहले किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी भी मामले में उसे दंडादेश दोषी नहीं ठहराया गया हो। अगर उसे पहले किसी भी मामले में दोषी ठहराया गया है तो धारा 3 का लाभ नहीं मिलेगा। अगर पहले एक भी मामले में उसे सजा मिली है या दोषी ठहराया है और दोबारा इसमें धारा 3 के तहत उसे लाभ नहीं मिल सकता। सामान्य शब्दों में प्रथम बार अपराधी होना चाहिए, यानी जो अपराध किया है वो प्रथम बार अपराध किया है तो ही उसे सेक्शन 3 का लाभ मिलेगा। अब आते हैं कि पूर्व दोष सिद्धि, पहले अपराध में दोष सिद्ध हुआ वो कैसे साबित होगा। तो सीआरपीसी में सेक्शन 211 का क्लोज 7, यानी 211 का क्लोज 7, 211 में चार्ज, आरोप से संबंधित प्रावधान है कि चार्ज फ्रेम कौन करता है, न्यायालय। न्यायालय किसी भी अभियुक्त पर चार्ज फ्रेम करते समय उसका क्लोज 7 कहता है कि यदि एक्यूज पहले दोष सिद्ध हुआ है तो वो भी उसमें चार्ज फ्रेम करेगा कि आपने ये अपराध किया है, इससे पहले इन अपराध में आपको पहले किस न्यायालय के द्वारा, किस तारीख के, किस अपराध में किस दिन दंडादेश दिया गया है, यह भी उसमें चार्ज फ्रेम में बताएगा। 211 का क्लोज 7। और फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल में उसकी धारा 236 कहती है कि अगर पहले दोष सिद्ध हुआ है तो उसके बारे में न्यायालय क्या करेगा, चार्जशीट लगा करके और उस पर साक्ष्य लेकर के और विचार करेगा। पूर्व दोष सिद्धि का एक याद रखना, यदि कोई मामले में ट्रायल चल रही है, अगर जिस मामले में ट्रायल चल रही है उसमें वो दोषी नहीं है तो पूर्व दोष सिद्धि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस मामले में ट्रायल चल रही है उसमें न्यायालय दोषी करार देता है तो न्यायालय पूर्व दोष सिद्धि पर विचार करेगा। यदि उसकी पूर्व दोष सिद्धि साबित होती है तो उसे धारा 3 का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो पहली शर्त, प्रथम बार अपराधी हो, पहले कोई दोष सिद्धि साबित नहीं होती हो। दूसरा, किन किन शर्तों को ध्यान में रखेगा, किन किन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, मामले की परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस ऑफ मैटर। उस मामले की सर्कमस्टांसेस, क्या परिस्थितियां थी, यानी जो मामला था, जो मैटर था, जो केस था, वो किन परिस्थितियों के तहत किया गया था, किन परिस्थितियों के तहत घटित हुआ अपराध, उन सब पर विचार करेगा। क्या एक्यूज ने सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या मजबूरीवश कोई ऐसी परिस्थितियां थी या आवेश में आकर के, भावेश में आकर के कोई अपराध किया है, किन परिस्थितियों के तहत अपराध किया है, न्यायालय उस पर विचार करेगा। दूसरी कंडीशन ये देखेगा कि उस अपराधी का शील, चरित्र, उसकी आयु, उसकी पारिवारिक दशा, यानी उस ऑफेंस, जो ऑफेंडर है उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी फैमिली स्टेटस, फैमिली दशा क्या है, यानी उसका चरित्र क्या है। न्यायालय विचार करेगा कि पूर्व में ये तो अच्छे चरित्र का था और कम आयु का व्यक्ति है, इसकी पारिवारिक दशा क्या है, इन सब पर विचार करने के पश्चात ही न्यायालय बरसना पर छोड़ता है। थर्ड, नेचर ऑफ ऑफेंस, अपराध की प्रकृति। न्यायालय ये विचार करेगा कि जिस अभियुक्त को धारा 3 का बरसना का लाभ दिया गया है उसमें अपराध की प्रकृति क्या है, यानी किस नेचर का अपराध किया है। यदि उन्होंने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, या ऐसा अपराध किया है जो महिला और बालकों के विरुद्ध है, या ऐसा अपराध किया है जो देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाला अपराध है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। न्यायालय देखेगा कि उस अपराध की प्रकृति क्या है, चाहे वो अपराध 2 वर्ष से कम दंडनीय हो,
लेकिन वो किसी बालकों के विरुद्ध, महिला के विरुद्ध, देश की सामाजिक दशा को प्रभावित करने वाला है तो न्यायालय उसे भर्त्सना का लाभ नहीं देगा। यानी समराइज करता हूं मैं कि धारा 3 में वो चोरी से संबंधित दंडनीय अपराध, आपराधिक दुर्विनियोग या छल का कोई अपराध करता है या आईपीसी या अन्य विधि में 2 वर्ष या उससे कम का कोई अपराध करता है तो न्यायालय दंड देने के बजाय उसे भर्त्सना पर छोड़ सकता है। क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखेगा? पूर्व दोष सिद्ध नहीं हो, यानी पहले कोई दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए, उस मामले की परिस्थितियों को देखेगा, अपराधी की आयु चरित्र को देखेगा और उस अपराध की प्रकृति को देखेगा। इन सब पर विचार करने के पश्चात न्यायालय उसे दंड देने के बजाय भर्त्सना पर छोड़ सकता है। यदि आवश्यक और उचित समझे तो प्रतिभूति सहित या रहित उसे बॉन्ड करवा सकता है, विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी उसे बॉन्ड बंध पत्र निष्पादित करवा सकता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इससे रिलेटेड सीआरपीसी में कौन सा प्रावधान है। तो सीआरपीसी में धारा 360 में भर्त्सना संबंधित और परीक्षा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो 360 का सीआरपीसी के सेक्शन 360 के क्लोज 3 में ये भर्त्सना संबंधित जो प्रावधान किए गए कि किन अपराधों को एडमोनिशन पर छोड़ा जा सकता है, किन शर्तों के तहत किन अपराधों में, वो सेम टू सेम प्रावधान सेक्शन 3 पीओ एक्ट में किया गया है। वही प्रावधान सेक्शन 360 के क्लोज 3 में किए गए हैं। यानी सीआरपीसी का 360 का क्लोज 3 यानी सब सेक्शन 3 यही प्रावधान करता है जो इस अधिनियम में किया गया है। एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट नोट करना कि इस अधिनियम की धारा 19 ये प्रावधान करती है कि ये अधिनियम जहाँ पर लागू हो गया है वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 360 लागू नहीं होगी, ये स्पेशल एक्ट लागू होगा। अब हम देखते हैं जुडिशियल ट्रेंड, न्यायिक दृष्टिकोण, यानी न्यायालय के क्या क्या इस पर डिसीजन आए हैं भर्त्सना पर। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, केस आया लेखराज वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, AR 1965। लेखराज वर्सेज पंजाब राज्य 1965 के मामले में न्यायालय ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किए कि ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के अपराध है, यानी उसकी नेचर है वो क्या है, गंभीर है, और जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध है, उनमें परिवीक्षा का या भर्त्सना का लाभ नहीं दिया जाएगा। देश की सामाजिक दशा जैसे महिलाओं के प्रति है, बालकों के प्रति अपराध है, अनैतिक अपराध है, आर्थिक दशा जैसे खाद्य अपमिश्रण का मामला है, फूड अडल्ट्रेशन वाला, या कोई मुनाफाखोरी जमाखोरी का मामला है, जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करता है और गंभीर प्रकृति के अपराध है, उनमें चाहे वो 2 वर्ष से कम दंडनीय अपराध है, फिर भी न्यायालय उस अपराध पर, उसके अपराध की प्रकृति और अपराध की दशा पर विचार करने के पश्चात इस अधिनियम की धारा 3 के तहत भर्त्सना पर नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट केस मुन्ना वर्सेज स्टेट, AR 1967। मुन्ना वर्सेज स्टेट में फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की साइकिल चुराई और कुछ कपड़े चुराए। न्यायालय ने उसे आईपीसी की धारा 380 के तहत निवास गृह से चोरी करने के आधार पर दोषी ठहराया। न्यायालय ने उस अपराध की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात कि उसने आवेश में आकर के आर्थिक तंगी के कारण या किसी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसने चोरी की है, और पूर्व दोष सिद्धि यानी कोई आदतन अपराधी पहले दोषी किया हुआ नहीं है, प्रथम बार अपराधी है, और उस अपराधी की आयु चरित्र शील को देखते हुए, उस अपराध की प्रकृति नेचर ऑफ ऑफेंस को देखते हुए उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया, परिवीक्षा पर लाभ दिया गया, यानी इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उसे भर्त्सना पर छोड़ा गया, एडमोनिशन का लाभ दिया गया। नेक्स्ट है गुड्डा वर्सेज MP स्टेट, 2000 का मामला है। इस मामले में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ चोटें हर्ट किया और उसे 323 साधारण उपत्ति के लिए न्यायालय ने दोषी ठहराया, और उसे दोषी ठहराने के पश्चात 1 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना दिया। न्यायालय ने इस अपराध की प्रकृति और उस अपराधी का चरित्र, उस मामले की परिस्थितियों को विचार करने के पश्चात इस अधिनियम की धारा 3 के तहत भर्त्सना का लाभ दिया गया। तो भर्त्सना का मतलब है ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर चलता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, वो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपराधी बनता है। यदि उसे सजा देकर, कारावास देकर उस अपराधियों के बीच में प्रतिस्थापित किया तो वो समाज से कट जाएगा और आपराधिक प्रवृत्ति लिप्त हो जाएगा। इसीलिए उसे समाज की मुख्य धारा में पुनर्वास के लिए
ऐसे प्रथम बार अपराधी हैं जो किसी कारण से सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक कारण से अपराध करते हैं, उन्हें चेतावनी दे करके भर्त्सना पर छोड़ा जाता है ताकि वो अपना सुधार कर सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। स्टूडेंट्स, आज ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन 3, जिसपे हायर जुडिशरी में भी क्वेश्चन आता है, मेन में भी आता है और प्री में भी आता है, और लॉ में LLB थर्ड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CRPC में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 4, इसका वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद।